अध्यक्ष श्री अजीत पटेल जी, श्री शैलेंद्र गहवार जी, श्री इकलाक अहमद साहब, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक श्री हरिवंश चौहान जी, प्रोफेसर शिवराम चौहान जी, श्री अवधेश पटेल जी, श्री जगन्नाथ चौहान जी, श्री शिवनारायण कुशवाहा जी, सुशील कश्यप जी, श्री सुशील पटेल जी, श्री विशंभर जी, श्री संजय पटेल जी, अंसारी जी, खान साहब, यहाँ पर उपस्थित अजय चौधरी जी, श्री संजय सिंह जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, श्री जयप्रकाश पटेल जी, संतोष पटेल जी, राम सहाय पटेल जी, निरंजन पटेल जी, मिहिर प्रताप पटेल जी और सभी यहाँ पर उपस्थित जनता दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रेस के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, लगभग 1 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और 1 बजे से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, सार्थक चर्चा हुआ है और अनेक लोगों के जो सुझाव आए हैं, जिन विषयों पर हम लोगों ने आज यहाँ पर बैठक आयोजित किया था, उन विषयों पर भी चर्चा यहाँ पर सार्थक हुई है। और उन विषयों पर जो चर्चा हुई है उसका लंबो लबाब ये है कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे संगठन को विस्तार करना होता, चाहे सदस्यता अभियान चलाना होता, और देश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, हालात है, उस पर भी चर्चा हुई है। उसके बारे में भी हम लोगों ने सोचा है कि इसका भी हमें मुकाबला करना है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन सब मामले पर यहाँ पर साथियों ने बात को रखी है। चाहे संविधान बचाने का सवाल हो या जाति आधारित जनगणना का सवाल हो, इन सभी सवालों पर आज यहाँ पर हमारे साथियों ने अपने विचार को रखा। यहाँ तो मैं कहूँगा जो प्रदेश हमारे संयोजक हैं, एक छोटा टीम बनाए और जो साथियों की आज राय आए हैं, उन रायों को समेकित कर आगे की रणनीति और आगे की योजना कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करें। जब तक आप कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार नहीं करेंगे, तब तक संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे पास तो लोग आते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, फोन से भी लोग बात करते रहते हैं और कार्यक्रम की भी चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम करके जनता दल को फैलाया जाए, जनता दल की चर्चा की जाए, अपने नेता और अपनी पार्टी की नीतियों को किस तरह से विस्तारित किया जाए, उसकी चर्चा हम लोगों से होती रहती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जोड़ने में कहीं न कहीं हमें कुछ शिथिलता दिखती है। हमको जितना सक्रिय ढंग से जोड़ना चाहिए लोगों को, जो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहिए। और जोड़ने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती है, सिर्फ जवान का इस्तेमाल आप करेंगे, सिर्फ वार्तालाप आप करेंगे, मिल के भी बात कर सकते हैं, टेलीफोन से भी अगर संपर्क कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इतने सारे पदाधिकारी बने हुए हैं, उनको ठीक जिम्मा मिलना चाहिए और जिम्मा का एक समीक्षा भी होना चाहिए समय समय पर, 15 दिन पर, 1 महीने पर, 2 महीने पर, 3 महीने पर,
कि हमने क्या किया, कहाँ तक संगठन को पहुँचाया, कहाँ तक सदस्यता अभियान को पहुँचाया, होना चाहिए। आज की जो बैठक है उसकी चर्चा हमारे रविंद्र जी ने पूरी तरह से किया। ये कोई आज का फैसला नहीं था इस बैठक को करने के लिए। ये कोई पटना का फैसला नहीं है कि पटना में लोग गए थे उस दिन हम लोगों ने ये फैसला किया। ये फैसला तो उस दिन किया था जिस दिन लखनऊ में बैठक हुई थी। और अगर उस समय बैठक हुई होती तो आज कुछ नज़ारा और दिखता और कुछ अच्छा दिखता। तो अच्छाई को देखना अगर है तो लोगों से बात करना चाहिए, लोगों की पीड़ा को समझना चाहिए, लोगों की तकलीफ को समझना चाहिए और लोगों की खुशियों को भी समझने की हमारी कोशिश होनी चाहिए, तब हमें कामयाबी मिल सकती है। तो कार्यक्रम तो कई जिले में हो सकते हैं, कई तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन अभी सबसे जो ज्वलंत सवाल है वो सवाल है अभी देश के अंदर संविधान बचाने का। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में जाति आधारित गणना कराई है, ये दो सवाल के अलावा भी महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सवाल नहीं है, ये भी सवाल है। लेकिन ये दो मुद्दे पर आप पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता का ध्यान आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन आपके काम करने के लिए जो तरीके हैं उस तरीका क्या होगा, मॉडल क्या हमारा होगा कि जिसके हिसाब से हमारी तरफ लोग ताकने लगे, हमारी तरफ झांकने लगे, हमारी बात को सुनने लगे, हमारी बात को समझने लगे। हम लोग जब आंदोलन में निकलते थे 74 के आंदोलन में जब निकलते थे तो बहुत लोग सवरिक नहीं रहते थे, मात्र 2 से 3 रहते थे। और अगर ज़्यादा कहीं पर मिल गया तो 5-6 से ज़्यादा आज तक आंदोलन में हम लोग को अपने जीवन में नहीं मिला। यानी जब ग्रामीण परिवेश में काम करते थे लोग डरते थे। यहाँ भी डर का माहौल है, यहाँ भी लोगों को फंसाया जाता है। जैसी चर्चा यहाँ पर मंच पर साथियों ने किया है, तो फंसाए भी जाएंगे, प्रताड़ित भी होंगे, लेकिन आपको तो सर पर कफन बांध के निकला है कि हम जब तक लोगों का भला नहीं होगा तब तक आराम नहीं करेंगे। हम जब तक लोगों के हित की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ये फैसला आपके जीवन में है, तभी आप राजनीति जीवन में आए हैं। यहाँ पे पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, नए लोगों को भी जोड़ना है और पुराने लोग को भी छोड़ना नहीं है। हो सकता है उनके मन में कोई तकलीफ हो सकता है कि किसी बात से उनको नफरत हो सकता है उनके मन में कोई भाव और भावना है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बातचीत से हल होता है। बातचीत से अगर हल करेंगे तो सारा चीज़ का समाधान निकल सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा और उसके लिए लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। ये काम हम लोगों को करना चाहिए। कई चीज़ों की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश का मैदान खाली है। चाहो तो लोकसभा में, चाहो तो विधानसभा में आपका स्वागत यहाँ की जनता ही करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको करना कुछ पड़ेगा। बगैर किए हुए कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कहे ना कि 6 आदमी निकलते थे तो सोचते थे कि आज बहुत बड़ा हम जुलूस निकाल दिया, तो आप इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में, और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। हम 2-3 दिनों की सिर्फ चर्चा करेंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है, शायद देश में मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस है। 15 दिसंबर को सरदार पटेल का परिनिर्वाण दिवस है और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। ये 4 दिन आपके लिए, बिहार के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए बहुत प्रतिष्ठित दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर इन दिनों में, 4 दिनों में आप योजना बना सकते हैं, कोई कार्यक्रम बना सकते हैं जो यहाँ की जनता को पसंद हो,
यहाँ के लोगों को अच्छा लगे और आप उसका पूरी तरह से तैयारी करके इस काम को कर सकते हैं। आप योजना बनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि पार्टी में जो शिथिलता है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। जब सब लोग काम में रहेंगे तो काम की तरफ ध्यान रहेगा, और काम नहीं मिलेगा तो हमारी कमियों को खोजने में लोग लग जाएंगे। इसलिए 4 कार्यक्रम हम लोग को 4 तारीख में करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके हिसाब से कुछ और बन सकता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैंने तो एक सुझाव के तौर पर आपको दिया। अभी BL वर्मा जी बैठे बैठे कह रहे थे कि भाई ये कार्यक्रम और होना चाहिए, तो हमने कहा कि भाई कार्यक्रम कीजिए, कौन मना करता है। आप सत्येंद्र जी कन्वीनर हमारे हैं, सत्येंद्र जी उनसे बात कर लीजिए कि क्या उनके मन में कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या उनका रोड मैप है, क्या उनके कार्यक्रम से कुछ नयापन आ सकता है संगठन में, या उत्तर प्रदेश की सरकार पर उसका असर पड़ सकता है। ये सारी चीज़ों को बैठ करके बात कर लीजिए और एक रोड मैप बनाइए। जिस दिन हम लोग को कहिएगा हम लोग आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हम लोग का जितना समय लगना होगा हम लोग लगाएंगे, चाहे हम हो, चाहे रविंद्र सिंह जी हो, चाहे बिहार सरकार का और किसी मंत्री की आवश्यकता हो तो हमारे मंत्री भी आएंगे, हमारे MLA भी आ सकते हैं, हमारे MLAC भी आ सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ योजना बनाइए और तिथियों की घोषणा अपने हिसाब से कीजिए। जिनको फुर्सत रहेगा उस तारीख को उनको मैं भेजूँगा और बाकी चीज़ आपके हवाले रहेगा। आपको इस काम को करना है। सिर्फ जाति आधारित गणना के बारे में 2-3 चीज़ बताना चाहते हैं, बाकी तो लंबी बातचीत हुई है। सब लोग नेता लोग हैं, अखबार, टेलीविज़न और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सब लोग को मालूम है। हमसे ज़्यादा आप लोग की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं। हम लोग तो उन दिनों के लोग हैं जिस दिन हम लोग पैदल चल करके यहाँ तक आए हैं। अब तो बिना 4 व्हीलर के कोई नेता चलता ही नहीं है, चाहे गांव स्तर का नेता हो उसको भी 4 व्हीलर चाहिए। लेकिन कोई ख़राब बात नहीं है 4 व्हीलर रहना, नई पीढ़ियों को सुविधा चाहिए, तब जाकर के आगे का कार्यक्रम हो। ये बिहार में जो जाति आधारित जो गणना हुई है उसके 2-3 बात को सिर्फ आपके सामने रखना चाहते हैं। बिहार में जब जाति आधारित जो गणना हुई उसके बारे में सब लोग को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली की सरकार से लेकर पटना में छोटे से बड़े नेता और देश भर के नेता बहुत बेचैन हो गए कि जाति आधारित गणना बिहार की सरकार ना कराए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी दरवाजा इन लोगों ने नहीं छोड़ा। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो राज्यों को अधिकार है उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है, तो किसी प्रकार से और भी रोकने की अनेक प्रयास और कोशिश की गई, लेकिन रुका नहीं, वो काम हो गया। और अभी विधानसभा खुला था 5 दिन के लिए, तो उसमें जाति आधारित गणना पेश किया गया और सभी पार्टियों के लीडरों से उस पर राय ली गई। एक भी लीडर उसके खिलाफ में नहीं बोला, सब ने कहा होना चाहिए। लेकिन उसमें निकालते थे, लेकिन क्या कहते थे कि कह रहे हैं कि फलाना जात की आबादी को कम उसमें रखा गया, फलाने जात की आबादी को उसमें बढ़ा दिया गया। तो आखिर कैसे हो सकता है? घर घर जाके गणना हुई और किसी जात की आबादी बढ़ाना और किसी जात की आबादी को घटाना, ये कौन कर सकता है? कौन हिमाकत कर सकता है? जो ऐसा करता या जो ऐसा करने की हिमाकत करता वो बिहार में नौकरी नहीं कर सकता है, उनकी पूरी तरह से छुट्टी हो जा सकती है। इतने महत्वपूर्ण काम में अगर कोई पेच लगाएगा, इतने महत्वपूर्ण काम को अगर बुरी नज़र से देख करके बुराई उसमें डालने की कोशिश करेगा तो उसकी नौकरी खैरियत नहीं है। ये बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। तो जाति आधारित गणना हो गई, सभी ने प्रस्ताव पारित किया, सर्वसम्मत प्रस्ताव विधानसभा ने पारित किया और वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। उन्होंने कहा बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है उसमें बिहार नहीं बल्कि जाति आधारित गणना पूरे देश में होनी चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अब बिहार तो अपने बलबूते यहाँ तक पहुँच गया, अब बिहार को और विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
इस बात की भी घोषणा सदन में उन्होंने की कि भारत सरकार को ये देना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो गणना हुई थी उसमें 94 लाख ऐसे परिवार थे, 94 लाख ऐसे परिवार थे जिनके घर में नौकरी नहीं है और न उनके पास कोई रोजगार है। जब नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, अगर गणना नहीं होता तो कैसे पता चलता? और किसी जाति विशेष का बात नहीं है, जितनी भी जातियां हैं उसमें गणना में आई है, उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, दलित समाज के भी लोग हैं, अति पिछड़े समाज के भी लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं। सभी समाज के लोगों में नौकरी कहाँ नहीं है, रोजगार कहाँ नहीं है, ये 94 लाख को चिन्हित किया गया। और अगर चिन्हित नहीं किया जाता, गणना नहीं होती, तो वहाँ की सरकार ने एक योजना बनाया, बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने योजना बनाया, ये 94 लाख परिवार जिनके पास न रोजगार है और न नौकरी है, उनको हम 2 लाख रुपया देंगे और 5 बरस में 94 लाख लोगों को हम उनको रोजगार के लिए 2 लाख रुपया हम देंगे। उनको रोजगार हर परिवार में एक आदमी को देंगे। और वो पैसा रिफंडेबल नहीं है, जैसे कोई बैंक से पैसा लेता है कर्ज में तो उसको लौटाना पड़ता है, अगर उसका रोजगार नहीं चला तो उसका जितना है माल जाल है सब उसके बैंक के हवाले हो जाता है। ये काम नहीं, यानी उनको देने का काम करें। जैसे जुमलाबाज लोगों ने क्या कहा था, 15 लाख खाते में चला जाएगा, तो ये 15 लाख वाला नहीं है, ये 2 लाख वाली योजना है। और उसके लिए बजट में प्रोविजन भी किया और कहा 1 साल में हम कितने लोग को पैसा देंगे और कितने लोगों को हम रोजगार देंगे, इसकी भी आंकड़ा उन्होंने पेश किया। दूसरी बात एक आई कि 29 लाख ऐसे परिवार हैं बिहार में जिनके पास झोपड़ी है और 65 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न जमीन है और न घर है। तो यानी 95 लाख 95 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके पास रहने को घर नहीं है। घर तो बनाने का काम भारत सरकार करती है, प्रधानमंत्री आवास से घर बनता था। बिहार में पहले देश में पहले इंदिरा आवास योजना चलता था, तो इंदिरा आवास को बंद कर दिया 2015 में। अब 15 के बाद कहा यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण होगा, और ग्रामीण योजना में हर राज्य को लक्ष्य मिलता था, लेकिन बिहार को 3 साल से लक्ष्य नहीं मिला। यानी 2018-19 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, 2022-23 में एक भी लक्ष्य नहीं मिला, और 2023-24 में भी जो साल गुजर रहा है उसमें भी बिहार को लक्ष्य नहीं मिला। तो जब लक्ष्य नहीं मिला तो घर कहाँ से बनेंगे? 13 लाख प्रतीक्षा सूची में है। और अभी जो नए सर्वे हुए, जो बिहार की सरकार जाति आधारित गणना कराई है, उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर नहीं है। तो भारत सरकार तो हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार सपोर्ट करे ना करे, वो लक्ष्य दे चाहे नहीं दे, 13 लाख वैसे परिवार आज भी खुले आसमान में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो भारत सरकार के पोर्टल पर आवास ऐप पर उनका नाम, पता, ठिकाना, गांव सब लोड है, और भारत सरकार उसको अभी तक स्वीकृति नहीं दे रही है, यानी उनका लक्ष्य नहीं निर्धारित कर रही है ये काम। तो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि हम ये 94 लाख लोगों को भी बिहार में एक नई योजना शुरुआत करने की घोषणा किया, जिसका नाम मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण रखा गया, और 94 लाख लोगों को 5 साल के अंदर उनका भी घर हम बना करके देने का फैसला बिहार में करता है। अगर जाति आधारित गणना नहीं होती तो ये गरीब कहाँ से पता चलता? ये जाति आधारित गणना नहीं होते तो ये रोजगार नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिल रही उनको, यानी कोई रोजगार नहीं है, न उनके पास नौकरी, ये भी पता नहीं चलता। तो जाति आधारित गणना का ये कितना अच्छा फैसला है। और फैसले के बाद हमने पहले भी कहा था, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि जो इस तरह की जातियाँ, इस तरह के जो गरीब लोग हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के मानने वाले, उनको हम मुख्य धारा में लाने के लिए हम योजना चलाएंगे। और मुख्यमंत्री ने योजना चलाई, और
ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना का काम जो शुरू हुआ है बिहार में, ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। तो जब इस बात की चर्चा उत्तर प्रदेश में होगी, बगल के मध्य प्रदेश में होगी, फिर देश के अन्य राज्यों में जब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से गरीबों का ध्यान हम लोग की तरफ होगा और लगेगा कि हमारे जो जेडीयू के नेता लोग हैं ये गरीबों के खिदमतगार हैं, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये बात जरूर उनके मन में आएगा और आपके पक्ष में वो खड़ा हो सकते हैं। तो इस तरह का फैसला लिया। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने 1,47,000 को पहले भी हम लोगों ने रोजगार दिया है बिहार में। रोजगार दिया इस सिलसिले में 7 महीने तक उनको 1,000 रुपया हम लोग देते थे और 7 महीने के अंदर उनको 1 लाख रुपया पहले हम लोग देते थे कि आप उसका रोजगार खड़ा करो। जो गरीब था, जो हाशिए पर खड़ा है, वैसे लोगों को चिन्हित करके 1,47,000 को हमने अपने विभाग से उनको आर्थिक सहायता 1-1 लाख रुपया यानी 1,07,000 रुपया उस गरीब को आर्थिक सहायता दिया। और वो गरीब आज अपने पैर पर खड़ा है और खड़ा हो रहा अपने परिवार को चला रहा है। तो इस प्रकार का जो काम है वो बिहार से दूसरे किसी राज्य में नहीं है। और उसमें हम लोगों ने पहले 1 लाख रुपया देते थे, अब उसमें बढ़ोतरी करके 2 लाख रुपया कर दिया कि आप 1 लाख रुपया में रोजगार नहीं होता है तो 2 लाख रुपये की लागत से रोजगार करेंगे। अगर वो बैंक से भी कुछ लेना चाहेंगे तो बैंक से भी उनको दिलाया जाएगा और सस्ते दर पर उनको बैंक से भी ऋण दिलाने का काम किया जाएगा। तो ये काम हम लोगों ने किया है। और वहाँ जो गरीब लोग हैं, जो आवास के हकदार हैं और उनका नाम है और उनके पास ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन नहीं तो कहाँ, आसमान में तो घर नहीं बनेगा। तो ज़मीन खरीदने के लिए पहले 60,000 रुपया देते थे हम लोग और मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा किया सदन में कि अब 60,000 रहे, अब उनको 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए भी पैसा देंगे। ये काम हम लोगों ने जो किया है, अगर ये बात लोगों तक पहुंच जाए देश के अंदर तो सारी सरकारें फेल हो जाएगी और कहेगा ये जनता दल की जो इस बिहार में सरकार है, इस सरकार को हमारे क्या भी होना चाहिए, इस तरह की सुविधा गांव के लोगों को भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम राज्य को कैसे और आगे ले जा सकते हैं, इसकी पूरी योजना हम लोगों ने बनाई है। दिल्ली की सरकार मदद नहीं करती है तब भी इस काम को हम लोग करते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों से अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि आप जो हमारा ये 4-5 पॉइंट पर आज जो हम लोगों ने आपसे वार्ता की है, इसको आप फैलाने का काम कीजिए। और ये सत्येंद्र जी का काम है कि आप इसको तय कीजिए कि किस तारीख को क्या कार्यक्रम आप करिएगा। कल ये मत कहिएगा कि हम लोग आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से सहयोग हम लोग भी करेंगे। और जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग नहीं आए हैं उनसे भी सहयोग दिलाएंगे और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी चर्चा का विषय को हम लोग बनाएंगे। ये बात बहुत सारे पदाधिकारी नहीं भी आए हैं, उनसे जरूर पूछिएगा। आपके सेक्रेटारिएट के लोग नहीं आए, जो आपने कोर कमेटी बनाई है उसके लोग नहीं हैं। तो ये बैठक तो बहुत महत्वपूर्ण था। आखिर ये कोर कमेटी में आप रखें कैसे कि जिनको इस तरह की इंपॉर्टेंट बैठक में जाने का भी फुर्सत नहीं है। मालूम हुआ कि एक आदमी का तबीयत खराब है तो बाकी लोग तो आधा चाहिए। तो आज के बैठक में जितने पदाधिकारी आपके बनाए गए थे, चाहे हमारे सुझाव पर बने, रविंद्र जी के सुझाव पर बने या जिनके सुझाव पर बने, उनको आज की बैठक में आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं इसका मतलब है कि वो सिर्फ लखनऊ के बैठक में रहेंगे और बाकी जगह आपकी बैठक दिया गया तो जाना चाहिए कि आप उसको सुनिश्चित कराइए कि आप पदाधिकारी हैं, लखनऊ के नहीं हैं, आप पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के अगर किसी जनपद में हम विस्तारित बैठक करेंगे तो वहाँ आपको जाना चाहिए। और हो सकता है कि आज हम लोग बनारस में बैठक कर रहे हैं, कल हम लोग इलाहाबाद भी कर सकते हैं, परसों कानपुर भी कर सकते हैं। हम लखनऊ बैठ के क्या करेंगे? अगर हम बैठते हैं तो यहाँ पर
जो चर्चा होती है, आज बनारस में चर्चा हो रही है, कितना इम्पोर्टेंट जगह है। और इस जगह से जो चर्चा आज हो रही है वो देश के प्रधानमंत्री के कानों तक जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता दल की इकाई आज बनारस में बैठ करके और हमारे जो काम है उसको चैलेंज कर रहा है, उसको चुनौती दे रहा है और कहता है कि आज देश में जनगणना कराओ, संविधान खतरे में है। उनके कानों तक ये बात जा रही है। ये मामूली बात नहीं है, भले ही कम संख्या में यहाँ बैठे हो, लेकिन इसकी चर्चा अब दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान तक भी जाएगी और देश के प्रधानमंत्री तक भी जाएगी। इसको समझने की जरूरत है। तो हम सब लोग आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि सब लोगों को लेके चलिए। जिन लोगों ने आपका समर्थन किया उनको भी, जिन लोगों ने आपके खिलाफ कटु शब्दों का भी अगर इस्तेमाल किया है तो सबको लेके चलिए, यही मुझे उम्मीद है। और आगे का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा आप आज अगर घोषणा करिएगा तो आज करिए, आज नहीं करिएगा तो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कीजिए, और लोगों से राय मशवरा करना हो तो राय मशवरा करके कीजिए। जिस तरह से आपको आगे का कार्यक्रम बनाना है वो कार्यक्रम बनाइए। यही कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा है कि जिस विश्वास और भरोसे के लिए हमारे नेता को लोग याद करते हैं, हमारे नेता को आज लोग चाहते हैं कि देश का बागडोर उनके हाथों में आए। एक चर्चा हमारे नेता ने किया, उसकी चर्चा सब जगह होती है, कुछ हमारे लोग भी करते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री जी कैसा बात बोल दिया विधानसभा में। जब हमसे सुबह में पत्रकारों ने पूछा और सदन में जब ये बात कह रहे थे तो किसी की हिमाकत नहीं थी, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई या किसी ने सोचा नहीं, किसी ने समझा नहीं। एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस पर उंगली नहीं उठाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, एनसीईआरटी की किताब में वो बात लिखी हुई है और कल होकर के प्रमाण दिखाया गया विधान परिषद में। इसके अलावे हमारे जो नेता ने जो बात कही उससे बड़ी बड़ी बात तो दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उस पर तो हमारी जवान चलनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे देश के किसी हिस्से में जनता दल का सिपाही हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब देना चाहिए। लेकिन हम लोग को कभी कभी कान में ऐसा बात आता है सुनने में कि हमारे ही लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी को तो ठेठ भाषा में गांव के लोगों को समझाना था। जो लोग इन चीज़ों को ठीक से नहीं समझते हैं, समझाने की कोशिश की। हमारे बिहार की लड़कियां और देश के अन्य हिस्सों की लड़कियां भी उस पर कह रही थी कि अगर अंग्रेजी में बोलते तो सब लोग कहते कि पढ़े लिखे लोग हैं। और भाई, पढ़े लिखे लोग गलती कर रहे हैं तो माफ़ी के लायक है, लेकिन अनपढ़ लोग गलती कर रहे हैं तो उनको सजा भुगतने के लायक है। यानी आज भी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें और भी पढ़ाई की जरूरत है, और भी ज्ञान की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री जी ने किया और के प्रेस के लोगों ने हमसे पूछा। हमको नहीं मालूम था कि एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोले थे, हमको याद था। तो जब प्रधानमंत्री जी बोले थे वो याद था, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को, ये बात हम नहीं बोले थे, लेकिन वो बोले थे, याद था। जब हमारे सामने ANI का पत्रकार प्रश्न पूछा तो हमने कहा कि वो तो बहुत ज्ञानवान है, हो सकता है हमारे नेता बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, अगर यही बात लालू जी बोलते तो कहता कि गांव के लोगों को समझा रहे हैं। हमारे नेता ने समझाया और बिहार के लोग समझ गए कि उनका क्या सोचना। बिहार का प्रजनन दर बहुत घटा और उसने एक उदाहरण दिया कि हमारी पढ़ाई से घटी है प्रजनन दर। मैट्रिक पास जो लड़कियां हैं वो राष्ट्रीय औसत से, जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी हमारा कम है बिहार का। जो इंटर पास है वो राष्ट्रीय औसत से भी नीचे है।
और जो ग्रेजुएशन है उससे भी नीचे है। लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं उनके लिए उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और मन से डर को निकालना पड़ेगा। जब तक मन से डर नहीं निकालिएगा तब तक आप अत्याचार सहते रहिएगा, आप जुल्म सहते रहिएगा, न अपने लिए कुछ कर पाइएगा और न लोगों के लिए कर पाइएगा। अगर लोगों के लिए करना है, अपने लिए भी कुछ करना है तो मन से डर को निकालो और उत्तर प्रदेश के इलाकों में जनता दल यू का झंडा लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाओ। आने वाला कल तुम्हारा है, आने वाला भविष्य तुम्हारा है। भविष्य अगर तुम्हारा है तो तैयारी अभी से करने पड़ेगी।